नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। नए साल के जश्न की तैयारियां दिखने लगी हैं। क्रिसमस की खुशियां भी हम और आप हर गली, शहर और कस्बों में देखने लगे हैं। लेकिन जश्न के इस माहौल के बीच हम आज स्ट्रेट टॉक में असल में एक गंभीर विषय उठाना चाहते हैं, जिस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं ये विषय क्या है। तो चीन में कोविड से जुड़ी जो खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। वैसे तो चीन से आने वाली पूरी जो खबरें होती हैं उसमें पूरी सच्चाई भी नहीं होती, लेकिन जो भी खबरें छन कर सामने आ पा रही हैं उनके अनुसार वुहान के लैब से निकला कोविड वायरस चीन में फिर से तबाही मचा रहा है, प्रलय मचा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में चीन के महामारी विशेषज्ञ वू जुनियो ने कहा है कि मौजूदा वक्त में चीन में कोविड सुनामी की ये पहली लहर है और इसके बाद 2 और लहर चीन में आने वाली है। चीन के महामारी विशेषज्ञ वू जुनियो ने आशंका जाहिर की है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोविड की दूसरी लहर चीन के लोगों को अपनी आगोश में ले लेगी, अपनी चपेट में ले लेगी, क्योंकि जनवरी के आखिर में चीन का नया साल मनाया जाता है। इससे लोगों में कोविड संक्रमण तेजी से फैलेगा। एक ग्राफिक्स की मदद से आइए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में बढ़ता कोविड संक्रमण आने वाले किस बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। चीन में क्या कोविड की सुनामी आएगी? चीन के महामारी विशेषज्ञ वू जुनियो ने अलर्ट किया है, चीन में सर्दी के मौजूदा सीजन के दौरान कोरोना की 3 लहर आ सकती है। चीन फिलहाल पहली लहर का सामना कर रहा है। संक्रमण में ताजा बढ़ोतरी जनवरी के मध्य तक चलेगी। दूसरी लहर के जनवरी आखिर तक आने की आशंका है, क्योंकि 21 जनवरी से चीन में नए साल की खुशियां मनाई जाती है, समारोह आयोजित होता है और लाखों की तादाद में लोग यात्रा करते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का बड़ा खतरा है। तीसरी लहर फरवरी के अंत से लेकर मार्च महीने के मध्य तक आने की आशंका जताई गई है। रविवार को चीन में 2097 संक्रमित मामले सामने आए थे और संख्या का ये बस आकलन भर है, सच्चाई ज्यादा गंभीर भी हो सकती है। तो चीन ने जिस तरह से बताया है कि उसकी 90% से अधिक आबादी का पूरा टीकाकरण हो गया है। हालांकि 80 साल और उससे अधिक उम्र के आधे से कम ही लोगों को वैक्सीन की तीनों खुराक मिल सकी है। चीन ने कोविड के अपने टीके खुद ही विकसित किए, लेकिन ये टीके दुनिया के बाकी देशों में उपयोग किए जाने वाले mRNA टीकों की तुलना में कम प्रभावी माने गए हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डॉक्टर वू का ताजा बयान अमेरिका के एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान की पिछले हफ्ते की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट के बाद आया है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में असल में दावा किया गया था कि 2023 में कोविड संक्रमण से 10 लाख से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि चीन में महामारी के प्रलय से क्या दुनिया खुद को बचा पाएगी? क्या चीन में प्रलय से लोगों की जिंदगी बचा पाने में चीन का स्वास्थ्य विभाग कामयाब हो सकेगा? क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं वो डराती हैं। इस खास और गंभीर विषय पर समझने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु आपका स्ट्रेट टॉक में, और नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े सीनियर ऑफिशियल हैं। हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार और खासकर अर्थव्यवस्था को काफी करीबी से समझ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रत्युष भास्कर। बहुत बहुत स्वागत है प्रत्युष जी आपका भी। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि चीन से जो खबरें आ रही हैं वो डराती हैं, और इसके साथ ही साथ भारत में भी केंद्र सरकार ने जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को अलर्ट कर दिया है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है कि आप पता लगाएं पॉजिटिव मामलों में, तो क्या खतरा बहुत ज्यादा है? जी मैम, नेचुरल सी बात है, खतरा तो है ही है, क्योंकि कोविड एक ऐसी पेंडेमिक रही है 2020 मार्च से कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो टोटली चेंज कर चुका है इसने। जी। आप देखेंगे लॉकडाउन हमने पहली बार देखे, उसके बाद
पेंडेमिक था, इतनी बड़ी व्यवस्था जो थी सरकार को करनी पड़ी, तो ये सब चीजें हमने पहली बार देखी। जी। और इसके खतरे को हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना में अगर कोविड की बात करें तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसी न्यूज वहां से आ रही है वो वाकई चिंताजनक न्यूज है, क्योंकि ऐसी न्यूज का आना हमारे लिए खतरे की घंटी है। बीइंग ट्रेडिंग कंट्री विद चाइना, हमारे को तो वैसे भी सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है कि नेबर है, और हमारा कहीं ना कहीं व्यापार से लेके हर चीज, अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो हर चीज चाइना से कनेक्टेड है। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे को तो सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। और सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की है, वो इसीलिए की है कि ऐसा ना हो कि नया वेरिएंट आ जाए और उसके लिए नई वैक्सीन के दोबारा डेवलपमेंट करनी पड़े। हालांकि इंडिया में अभी काफी हम लोग सेफ फील कर रहे हैं अपने आप को। रीजन एक ही है, क्योंकि वैक्सीन की बूस्टर डोज भी यहाँ पे दी जा चुकी है, और सरकार ने अभी 3 डोज दी है। सरकार ने चौथी डोज के लिए भी मना नहीं किया है, लेकिन उससे भी चिंताजनक विषय एक है कि अभी 12 साल से कम के बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। जी, एक बहुत बड़ी चिंता की जो हमारे बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। प्रत्युष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? कोविड की सुनामी चीन में, और इस तरह से वहां पर जो तस्वीरें आई हैं वो काफी विचलित करती है कि चीन में कितना बड़ा प्रलय कोविड का देखा जा रहा है, और चीन की ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं ये भारत समेत पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी प्रत्युष जी? प्रत्युष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज प्रत्युष जी तक नहीं पहुंच पा रही है। पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर सकती है चीन की ये जो सुनामी लहर है, डॉक्टर हिमांशु, अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो? जी, आपको अगर याद होगा 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो चाइना से ही इसका सबसे पहले जनवरी में दिसंबर 2019 में चाइना में केसेस आने शुरू हुए थे जी, और वहीं से ये बढ़ता 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 पूरा पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो अब भी अगर हम देखा जाए तो न्यूज चैनल्स में अगर हम बात करें और बाकी न्यूज की बात करें, वर्ल्ड न्यूज की बात करें, तो चाइना से होकर आज की डेट में जापान और यूएसए में भी कोविड के केसेस दोबारा पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर वो बात की जाए, क्योंकि चाइना शुरू से चला है जीरो कोविड थ्योरी पे। चाइना ने क्या किया, शुरू से चाहे पेशेंट को सिम्टम्स थे चाहे नहीं थे, उन्होंने पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज किया, उनको एडमिट किया, और कोविड को फैलने ही नहीं दिया गया। और ये जीरो कोविड थ्योरी जो थी चाइना की, ये कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है। लेकिन अब जब चाइना में कंटिन्यूअस और काफी ज्यादा मात्रा में जो केसेस आ रहे हैं, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं या जो डेथ्स हो रही हैं, वो रीजन भी यही रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो थे वो कोविड की संक्रमण से बचे रहे। जी। और अब जब ये चेन में स्टार्ट हुआ है तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक रहेगा। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी यही है, क्योंकि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में ट्रेवल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और देखा जाए तो हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है। और वर्ल्ड ने मतलब अब सिर्फ टेस्ट और वैक्सीन के बेस पे ही आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोविड का वायरस है ये अपने आप को ह्यूमन बॉडी में ग्रो करने के लिए 48 घंटे लेता है। और म्यूटेंट भी जो है, इसके नए वेरिएंट की भी जो है, खतरनाक वेरिएंट की आशंका, नए वेरिएंट की भी खोज की जा रही है। हो सकता है ओमिक्रॉन ही हो चीन में, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर कोई म्यूटेंट नया हुआ तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा हानिकारक रहेगा, और उसकी जो म्यूटेशन रहती है, जो स्प्रेड पावर रहती है, वो भी ज्यादा हानिकारक रहेगी। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हिमांशु जी, फिर कोशिश करेंगे कि प्रत्युष जी से भी हम बात करें और उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि आप कृपया स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनिए, फोन हमें मिलाइए, और कोविड के इस खतरे पर आपका क्या कहना है, या कोई सवाल है जो आप हमारे पैनल से पूछना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रेट टॉक में चीन में कोविड की सुनामी को लेकर। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रत्युष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये समझना चाहूंगी कि चीन की ये कोविड सुनामी, इसे लेकर भारत में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग की भी बात कर दी गई है। तो क्या हम ये समझे कि चीन का ये खतरा अब पूरी दुनिया को आगोश में ले लेगा? प्रत्युष जी। देखिए नेहा, पिछली बार आपको याद होगा हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सूरी साहब ने फ्लाइट सारे बंद कर दिए थे और काफी हद तक रोका गया था जो कुछ चीन से यहाँ आ सकता था। अभी चूंकि व्यापक रूप से देखिए बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, कारोबार ठप हुआ है, जितने सप्लाई चेन टूट गए हुए हैं, पूरे विश्व का अगर आप देखिए तो एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है चीन है, ठीक है। हम दुनिया में कहीं भी इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं जितना मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है और यही वजह है कि आज की तारीख में जो कुछ भी चीन में हो रहा है, अब चाहिए या ना चाहिए, उसका सीधा असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है और विशेषकर भारत। हमारे उनके बीच में रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर पे आप तवाग में देख ही रहे क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपोर्ट मार्केट है उनका इतना तगड़ा है कि उनकी तमाम चीजें यहाँ पे आ रही है और जाहिर सी बात है ये सारे सामान खुद चल के नहीं आते हैं। तो जब भी आप चीजों का आदान प्रदान करते हैं, लोग वहां से यहाँ आएंगे, केसेस बढ़ेंगे ही। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अब तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, ये कह रहा है कि अगले 90 दिनों में विश्व की 10% आबादी को कोविड होना तय है। और अभी जो वेरिएंट आया हुआ है ना, ये ओमिक्रॉन का दूसरा एक वेरिएंट है जो बहुत तगड़ा है, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे आपको। तो इसका असर होने ही वाला है और समस्या ये है कि अगर थोड़ी भी अगर एपिडेमियोलॉजी की स्टडी कीजिएगा, आखिर बार मम्स का हमने खबर देखा था, 4 साल तक उसका रिसर्च चला, फिर अच्छी सी उसकी वैक्सीन है, काम हुआ। आप देखिए कोविड में आनंद फानन में फटाफट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने किस तरीके से वैक्सीन बनाया ऊपर वाला जाने, उसके बाद वैक्सीन सबको लगा भी दिया गया। और समस्या चीन की ये है कि वो एक ऐसा देश है, सबसे पहले वहां पे केसेस आए जी, उसके बाद उन्होंने बहुत कड़क लॉकडाउन लगाया। अब दिक्कत इसके लेकिन समस्या चीन की ये भी है प्रत्युष कि वो अपनी बातों को छुपा लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं और पूरी दुनिया को इन्फेक्शन फैलाने में चीन की ये नीति भी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार, कसूरवार मान सकते हैं। ये देखिए, हर एक देश की अपनी अपनी एक मानसिकता कह लीजिए, कोशिश होती है। जैसे रूस अपने तरीके से कंट्रोल, ये आयरन कर्टन सिस्टम जो चीन में रहा है, वहां पर एक ही न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करते। वो स्टेट एजेंसी होती है, वो वही बोलती है जो सरकार वहां बताना चाहती है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी दिखाना कि हमारे यहाँ पे तंत्र टूट चुका है। बिल्कुल चीन का रहा सवाल, तो कुछ वक्त पहले आपने हांगकांग में देखा, बहुत ज्यादा वहां पे विरोध प्रदर्शन हुए थे और यहाँ तक कि शी जिनपिंग को उतरने की बात कही जा रही थी। लोग कहते कहीं टियाननमेन स्क्वायर का की पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो इतना ज्यादा लोग गुस्सा है और गुस्सा होना लाजमी भी है। अब अगर चीन की अर्थव्यवस्था को समझिए तो वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो सुबह उठते हैं गाँव में, उनकी हाई स्पीड ट्रेन पकड़ते हैं, शहर पहुंचते हैं, दिन भर काम करते, रात वापस जाते हैं जी। जैसे आपके मुंबई में, सूरत और मुंबई का होता है, सुबह लोग आते हैं, काम करते, रात में जाते हैं। अब अगर आप काम बंद कर दीजिएगा, ये तमाम गांव के लोग हैं, ठीक है, इनके घर में बहुत बीमार लोग रहते हैं, उनके खर्चे होते हैं, ये सब जो काम रुका पड़ा था, एकदम से जो कड़क लॉकडाउन चीन में किया गया, इन सबको बहुत ज्यादा व्यापक रूप से नुकसान हुआ है। यही वजह है पहली बार चीन ने तमाम प्रोटोकॉल्स को हटाते हुए पूरा इकोनॉमी खोल दिया था और खोलने के साथ ही स्थिति हो गई है। तो कहीं ना कहीं चीन को खुद समझना पड़ेगा कि एक मिडिल पाथ पकड़ना होगा। आप एकदम कड़क लॉकडाउन ना करें और खोले भी नहीं। अभी खोलने के बाद देखिए डॉक्टर हीगल की एक रिपोर्ट आई हुई है, उन्होंने ट्वीट डाला हुआ है, उसमें क्लियर दिखा रहा है कि अस्पताल के अस्पताल पटे पड़े हुए हैं। और यकीन मानिए अभी भी चीन के बारे में जो हम सब बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत वैसी ही जैसे अंग्रेजी में कहावत है 12 blind men and the elephant, जिसके हाथ में जो आ रहा है उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम हाथी के बाकी पार्ट्स का सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन चीन कि ये जो आउटबर्स्ट है कोविड का, कहीं ना कहीं इसका अंदेशा पहले से ही जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं या फिर वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, वो लगा रहे थे। अमेरिका की रिपोर्ट का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले ही चीन की इस आशंका से, जो वहां पर महामारी विशेषज्ञ उन्होंने जो आशंका जताई, उससे पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 लाख लोग जो हैं वो उनकी मौत हो जाएगी।
तो डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अचानक से एक स्ट्रिक्ट कोविड लॉकडाउन के बाद से अचानक से पूरी इकोनॉमी को ओपन कर देना चीन की सबसे बड़ी बेवकूफी कहेंगे डॉक्टर हिमांशु? जी मैम, मैं तो यही कहूंगा कि आपने लॉकडाउन ओपन किया और एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद आपने सब कुछ एकदम ओपन कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत पॉलिसी है ही है। आपने इंडिया में भी अगर हमारा नोट किया हुआ, हमारा लॉकडाउन लगे, उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन होने की बारी आई तो लॉकडाउन 1 2 ओपन 1 2 3 4 5 तक ओपन हुआ, अलग अलग चरणों। जी बिल्कुल, अलग अलग चरणों में ओपन किया गया है इसको, अलग अलग स्ट्रेचेस में ओपन किया गया, और उसमें भी आपने नोट किया होगा तो अलग अलग टाइमिंग्स में ओपन किया गया कि ये शॉप इतने टाइमिंग में खुलेगी, ये शॉप इतने टाइमिंग में खुलेगी, ये मार्केट इतने टाइमिंग में खुलेगी। तो उससे पब्लिक जो थी वो बट गई, मार्केट में आते थे लोग लेकिन कम आते थे। तो उस चीज का फायदा हमारे को ये मिला कि जब तक हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ तब तक वो हमारे लिए एक सेफ प्लेस हो गया। जी जी। और उसकी वजह से कोविड केसेस तो आए लेकिन डेथ्स में बहुत ज्यादा कम एक आंकड़ा जो है वो देखने को आया। और चाइना में इसके ऑपोजिट हुआ, जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा कि जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने ली, लेकिन वो जीरो कोविड पॉलिसी जो थी वो चाइना के लिए कहीं ना कहीं अब हानिकारक नजर आ रही है। क्योंकि अब जैसे ही चाइना ने लॉकडाउन ओपन किए हैं तो वो जो पेशेंट्स का फ्लो है, इन्फेक्शन का जो फ्लो है, वो एक बार कोविड ना होने की वजह से, तो जब स्टार्ट हुआ लोगों को कोविड होना तो उसके सिम्टम्स जो थे वो भी वैक्सीनेशन की वजह से उतने ही ज्यादा देखने में आ रहे हैं अब। जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि जो कोविड का वैक्सीनेशन है, वहां पर जो वैक्सीन लगाई गई लोगों को वो ज्यादा प्रभावी नहीं है। चीन की वैक्सीन के बारे में मैं समझना चाहूंगी कि चीन में जो कोविड का वैक्सीन लगाया गया लोगों को, कि क्या वजह है कि उसे कम प्रभावी कहा गया है? डॉक्टर हिमांशु, अगर कोई जानकारी आपके पास है। चाइना में अगर बात की जाए कि वैक्सीन जो लगी है, देखिए चाइना की वैक्सीन का कितना % है और क्या है, चाइना कभी उस चीज को बाहर नहीं आने देता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चाइना में जो वैक्सीनेशन रहा है वो अराउंड 50 to 60% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, और उसमें भी सेकेंड डोज उनको अभी बहुत कम लोगों को लगा है। और इसी वजह से चाइना में जो एकदम आप बोल सकते हैं कि जो कोविड का जो एक प्रकोप जो है बड़ा है, वो एक ये कारण भी बहुत बड़ा रहा है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर और वैक्सीनेशन पूरा ना हो पाने के कारण वहां पे केसेस में एकदम इतना इजाफा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन का तो तभी आप बता सकते हैं कि रोल क्या उनका प्ले किया है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं कम कामयाब नजर आ रही है। प्रत्युष जी, मैं शी जिनपिंग की बात समझना चाहूंगी आपसे कि एक बिल्कुल सख्त फैसला कि जीरो कोविड पॉलिसी और उसके बाद से ओपन कर देना कहीं ना कहीं चीन के जो राष्ट्रपति है उनके फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। इस पर और समझूंगी मैं आपसे विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आज स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में जो कोविड की सुनामी आई है, इसका कितना डर भारत में और भारत समेत दुनिया के बाकी मुल्कों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी इस कोविड वायरस के म्यूटेशन की जो है आशंका जताई गई है, वहां के साइंटिस्ट ने जताई है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनको सुन लेते हैं कि वो क्या बात स्ट्रेट टॉक के दौरान रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी स्टेट टॉक में, और कृपया अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था, आज के जमाने में ये चीन की जो प्रैक्टिस चल रही है, कोविड का उसमें वायरस तैयार किया रहा जी, मेरे ख्याल आजकल के जमाने में वेपन जो है, न्यूक्लियर पावर जो बिल्कुल काम नहीं करेगी। आजकल तो वायरस तैयार कर दो तो छोड़ दो, दुनिया की इकोनॉमी सारी खराब खत्म कर दो जी। तो ये नेक्स्ट सेकंड जो चल रहा है अभी, मेरे ख्याल में नया वायरस जिसने इलाज किया है, तो पहले कोविड किया था उसका कंट्रोल कर लिया था चीन का। ये मेरा अपना विचार है, जब इसने कोविड शुरू किया तो उसके साथ ही उसने उसकी वैक्सीन भी तैयार कर ली थी साथ में, तो उसने उस काबू कर लिया था। इकोनॉमी उनकी बड़ी सफलता चल पड़ी थी। अब ये नया जो है, ये नया वायरस है, और मुझे एक चीज का बहुत डर है
कि जैसे मैं बॉर्डर पे देखता हूँ उनकी फौज हैंड टू हैंड हमारे फौजियों से लड़ती है, जी मुझे ये कि डर लगता है कि वो वहाँ वायरस वहाँ अपने हमारे आर्मी वालों के बीच में फैलाने की बात नहीं हो रही कहीं। जी कोई पता नहीं इनका इन लोगों का, कोई इनका ट्रस्ट नहीं कर सकता चाइनीज का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप जितेंद्र जी कि जिस तरह के आजकल की दुनिया में चुनौतियां हो गई हैं, जिस तरह के खतरे वायरस संबंधी नजर आ रहे हैं, इसमें इस आशंका से इनकार करना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन चीन में कोविड की जो यहाँ पर चिंता नजर आ रही है, मैं अमेरिका के बारे में आपसे समझने की कोशिश करूंगी जितेंद्र जी कि वहां पर किस तरह का जो है अलर्ट है गवर्नमेंट दे सकी है या किस तरह से वहां पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यहाँ तो वैक्सीन बहुत फर्टिली थर्ड जो बूस्टर है वो भी लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। 2 बूस्टर तो ऑलरेडी लग चुके हैं, पहले उसके पहले लगा था 3-4 मल के वैक्सीन लग चुके हैं सबको करीब 90%। जिन्होंने नहीं लगाना कई लोग कहते हैं वैक्सीन में कोई ज्यादा कोई नहीं है, इसमें कोई बच नहीं सकता, जिन्हें मरना है वो मरना ही है, ये लोगों को ये थॉट आई। पर मेजोरिटी लोगों ने वैक्सीन लगाई है, 3 बूस्टर शॉट लगाए हैं और अभी इतना नहीं है, लेकिन बहुत बहुत थोड़े केसेस आ रहे हैं यहाँ पर भी अमेरिका में, ऐसे नहीं कि आ नहीं रहे। सबसे बड़ा, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, न्यूयॉर्क सबसे बिजी सिटी है, यहाँ सबसे पहले जो वायरस है सबसे पहले यहीं पहुंचता है, सब दूर यहाँ से लोग आते हैं, बाहर से न्यूयॉर्क पहले आते हैं। तो अभी हमारी जो मेडिकल संस्था है वो बड़ी प्रिपेयर है, तैयार है, बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल बड़े केसेस बड़े तो वो तैयार बैठे हैं बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जितेंद्र जी, आपने जानकारी दी अमेरिका के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चर्चा में अपने विशेष पैनल से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। डॉक्टर हिमांशु, आपने हमारे कॉलर को सुना कि वो किस तरह से अमेरिका में किस तरह से प्रिपरेशन है, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे और वैक्सीनेशन की भी बात उन्होंने कही कि लगभग सबने जो है वैक्सीन ली है और सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते, तो वो उन्होंने नहीं लिए। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो अमेरिका की हैं उसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं। लेकिन बात हिमांशु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई थी जब कोविड की लहर देश में बरपी थी। यहाँ पर कितनी मौतें, परिवार उजड़ गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे, महिलाएं विधवा हो गई थी, नौजवान परिवार का चला गया था। तो क्या उसके बाद से हमने कुछ सबक सीखा है? आप नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए हैं, किस तरह की तैयारियां इसे देखते हुए की गई? जी नेहा जी, मैं अगर बात करूं, डेथ्स काफी हुई हैं कोविड में और व्यवस्थाएं जो थी वो भी चरमराई हुई थी उस समय, क्योंकि इंडिया अगर बात करें पिछले 100 साल की तो ऐसा पेंडेमिक हमने कभी देखा ही नहीं था जी। तो जब पेंडेमिक देखा ही नहीं था तो उसके लिए व्यवस्था भी कैसे कर सकते थे? तो बात वही थी कि ना तो पेंडेमिक देखा था ना व्यवस्था हुई थी। लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे मेडिकल सुविधाओं की, मेडिकल की व्यवस्थाओं की, तो कोविड के दौरान पहली वेव के बाद दूसरी वेव संभालने के लिए काफी अच्छी मेडिकल व्यवस्थाओं का अरेंज किया गया। जगह जगह पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए ताकि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स की सप्लाई है वो पूरी की जा सके। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई, उनको समय पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो सका, बहुत सारी सुविधाओं की जो है पोल खुली। और तो ये बहुत दुख की बात है कि हम भारतीय स्वास्थ्य मामलों में जो है काफी पिछड़े हुए नजर आते हैं। हिमांशु जी जी, ऑक्सीजन की कमी हुई और अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी हुई वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं रहा। वो एक सिस्टम जो मैनेज करना चाहिए था वो सिस्टम मैनेज नहीं हो पाया, उसकी वजह से ही ऑक्सीजन की ज्यादा कमी रही। दूसरा ये था कि हम लोगों की अगर इंडिया के मेडिकल व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर वेंटिलेटर्स और आईसीयूज की बहुत एक बड़ी कमी जो थी वो पाई गई थी और जिसे धीरे धीरे दूर भी किया गया। हालांकि उसको दूर करते करते अगर वैक्सीन ना आई होती तो शायद ये समस्या और बढ़ जाती हमारे लिए, लेकिन वैक्सीन पे जोर देके इन समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए टाइम मिला। जी जी, तो उस चीज में हमें वैक्सीन का बहुत फायदा मिला है। प्रत्युष जी, मैं समझना चाहूंगी कि सरकार की तैयारियां तो दिख रही हैं क्योंकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं
वो आज एक अहम बैठक भी बुधवार को नई दिल्ली में कर रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि इसे हल्के में तो नहीं लिया जा रहा है। स्वास्थ्य तैयारियां बाकी जो है अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह से, इसकी जो चिंता है बार बार चाहे वो कोई पत्रकार हो या फिर एक्सपर्ट हो वो जताते रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तैयारियां काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आपका क्या आकलन है? देखिए नेहा, डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुतासिर हैं। जो बता रहे हैं, पहले भी ऐसा एपिडेमिक नहीं आया था, लेकिन एक बार कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो जो एक बार एक लेसन मिल चुका है भारत को, उसे वो दिख रहा है। दूसरी बात, पहले भी हम बता चुके हैं, अगर आप भारत जैसे देश को देखें तो एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ एक एक स्टेट की आबादी बहुत सारे देशों से भी ज्यादा है। वैसे देश को संभालना खुद में एक रिकॉर्ड होता है। फिर भी जो भी हमारे पास स्वास्थ्य तंत्र मौजूद है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस को हैंडल करने के लिए डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त तंत्र नहीं, लेकिन वैक्सीन आने से हमें मौका मिला, हम लोग उसको प्रॉप अप कर पाए। रही बात ऑक्सीजन डेथ की, तो बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बहुत लचर रही है। कहते हैं ना, एंड टू एंड सोल्यूशन में कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। वहां पे आपको चाइना का भले सब कुछ खराब है, पर वहां पे एक चीज है, अगर एक बार ऑर्डर पास होता है तो सब फॉलो करते हैं। और यहीं पे कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को बचाया भी, लेकिन जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे, चूंकि वो एक्सपोज नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ी नहीं है, हम इंडियन इम्यूनिटी बन चुकी है। तो सही बात यह है कि अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेव आता है तो हम पहले ही लाखों केसेस को झेल चुके हैं, एक एक दिन में 4 लाख केसेस झेल चुके हैं। अगर उस लेवल पे हम बच गए हैं तो हमें ऐसा कोई आशंका नहीं है कि अगर खुदा ना करे यहाँ पे केसेस बढ़े, अगर बढ़ते हैं तो उसको हम टैकल कर पाएंगे। इतना हमारे पास स्ट्रेंथ बन चुका है। और जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार स्थिति इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर हिमांशु, जैसा कि प्रत्युष जी ने बताया कि इम्यूनिटी जो है हमने डेवलप कर ली, एक हाइब्रिड इम्यूनिटी की भी बात कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स करते हैं कि इतने इन्फेक्शन, इतने अलग अलग किस्म के जो वायरस आए हैं, उनसे हमारी जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये उनको सुन लेते हैं कि वो स्ट्रेट टॉक में क्या बात रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी, नमस्कार दोनों विशेषज्ञों को भी। मैं 2 छोटे से मुद्दे इस मामले में कहना चाहूंगा जी। मैं एक साधारण नागरिक हूँ। पहला तो ये है जी, कंटिन्यूटी ऑफ प्रिकॉशंस। यहाँ पे शिकागो में पिछली जो वेव आई कोविड की, उसके बाद जो पर्सनल प्रिकॉशंस थी, उसकी कंटिन्यूटी अभी भी है जी। यानी कि अगर मैं शिकागो में लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ डाउनटाउन जाने के लिए, तो जितने भी शिकागो के 150 स्टेशन हैं, सभी के ऊपर ये लिखा हुआ है जी कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो नेहा जी, एक तो ये जो है पब्लिक प्रिकॉशन, ये यहाँ पे अभी भी उस समय से कंटिन्यूड चल रही है जी। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं फेडरल ऑफिस जाता हूँ, किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, वहां पे अजीब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, हालांकि उसके पास डिब्बा पड़ा होता है, वहां पे फ्री मास्क पड़े होते हैं। अगर मेरे पास मास्क नहीं है तो वो वहां से फ्री मास्क आपको उठाने देते हैं। और तीसरा नेहा जी, जब हर 3 महीने बाद मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपका क्वार्टरली चेकअप ड्यू है, हॉस्पिटल में 100% कंप्लायंस है मास्क की। और हॉस्पिटल में नेहा जी 100 जगहों पे हैंड सैनिटाइजर के छोटे छोटे पंप पड़े हुए हैं। आप आते जाते उसमें से पंप लेके अपने हाथ से सैनिटाइज कीजिए। ये मैं एक हॉस्पिटल की नहीं जी, शिकागो में हमारे तरफ कम से कम कुछ नहीं तो 150 के करीब हॉस्पिटल है, जहां जहां मैं सुनता हूँ या टीवी पर देखता हूँ, सब में प्रिकॉशंस अभी भी उसी तरह ही ली जा रही हैं जैसे पहले थी। लेकिन हाँ जी, अब क्योंकि यहाँ पे उसका कोविड का सिवियरिटी
कम हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लोगों के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि थिएटर में आप आपकी मर्जी है पहनो या ना पहनो, रेस्टोरेंट में आप पहनो या ना पहनो, लेकिन जो ऑफिशियल प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल जरा भी है वहां पे अभी भी वो प्रिकॉशन जो है पूरी तरह से उनका फॉलो अप हो रहा है। और दूसरा आखिरी पॉइंट बोलूंगा नेहा जी, वो है यहाँ की लोगों की जो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक सर्विस मैसेजेस। हमारे यहाँ पे गवर्नर भी जो है इलिनॉय के और यहाँ शिकागो की जो मेयर भी है, हर रोज यहाँ पे पब्लिक सर्विस मैसेज में रोज का डेटा बता देते हैं कि आज नए कोविड के केसेस जो है हॉस्पिटल में कितने आए हैं। इसलिए कोविड इज राइट आउटसाइड योर डोर स्टेप्स, प्लीज बी अवेयर, प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट लेट इट गो। तो इसलिए जी वो पब्लिक सर्विस मैसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पे आते रहते हैं। अगर इन दो कामों में हमारे भारत में अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी थोड़ा सा हिम्मत करें और जरा लोगों को चेतावनी देते रहे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद नेहा जी, और दोनों विशेषज्ञों को भी मेरा प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सतीश जी। तो ये हमारे एक नियमित दर्शक, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और इन्होंने जो बात रखी वो बहुत ही गंभीर बात, और कोविड के लिए खास तौर पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं चीन की कोविड सुनामी की, और उसे लेकर पूरी दुनिया को भारत समेत कितना सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्या हम भारतीयों को इसी पर भरोसा कर लेना चाहिए? देखिए हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो हर्ड इम्यूनिटी रहती है एक्चुअल में। उसमें क्या रहता है कि एक साथ पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं एक ही जो जैसे पेंडेमिक चला है, कोविड चला है, तो एक साथ पूरी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ जाती है। तो धीरे धीरे करके क्या रहता है उसमें कि मुझे हुआ, मेरे साथ दूसरे को हो गया, दूसरे से तीसरे को हो गया, तो ऐसे ऐसे करके वो पूरे ग्रुप को हो जाता है। उसमें क्या रहता है वो अपने आप एक बॉडी जो है वो इम्यूनिटी बना लेता है। लेकिन कोविड की अगर बात करें तो कोविड के जो इम्यूनिटी रहती है वो तकरीबन 3 महीने तक की रहती है कि एक बार आपको कोविड हो गया तो 3 महीने तक आपको उसमें कोई भी वैक्सीन या कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है, और 3 महीने तक आपको कोई भी कोविड नहीं होगा। तो हमने भी इसी बेस पे काम किया। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो हमने भी इसी बेस पे काम किया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को कोविड हुआ था उस टाइम पे। तो हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली उस टाइम पे बन गई थी क्योंकि लॉकडाउन खुल चुके थे। तो वैक्सीन की जहां तक बात आई उस टाइम पे वैक्सीन की शॉर्टेज भी थी और लोगों को कोविड हो भी रहा था, तो वहां कहीं ना कहीं वो वैक्सीन की जो शॉर्टेज थी उस चीज को कवर अप किया गया कि आपको कोविड हुआ है, आपको 3 महीने बाद डोज लगेगी, 3 महीने तक आप के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो आप सेफ हैं उस चीज के लिए। तो उसके बाद लेकिन बात करें कि 3 महीने के बाद अगर कोविड होगा तो भी आपको वैसा ही होगा, क्योंकि 3 महीने बाद आपकी जो अपनी एंटीबॉडीज है वो काम करना बंद कर चुकी है। तो उस बेस फिर वैक्सीन डेवलप की गई, वैक्सीन दी गई, तो वैक्सीन का जो रहा रोल वो रहा 9 महीने का। तो बात करें कि जब थर्ड वेव स्टार्ट हुई तो जिसको जनवरी में या फरवरी में, जैसे हम हेल्थ वर्कर्स थे तो हमारे को जनवरी या फरवरी 2021 में वैक्सीन दी गई थी, तो तकरीबन पूरे 1 साल बाद जब सेकेंड डोज हो गई, सेकेंड डोज के पूरे 1 साल बाद दोबारा से वही कोविड के सिम्टम्स और वही कोविड के सारे लक्षण आने शुरू हुए। तो अगर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो उस टाइम पे हम लोगों को कहीं ना कहीं कोविड की चपेट में आना शुरू हुए। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन की बात कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको प्रिकॉशन डोज दी है, और प्रिकॉशन डोज में भी सरकार ने सिंपल सा ये कहा है कि प्रिकॉशन डोज 1, उसमें सरकार ने ये नहीं कहा है कि प्रिकॉशन डोज फाइनल या कोविड बूस्टर डोज फाइनल। उसमें भी सरकार ने जो नाम दिया है उसको प्रिकॉशन डोज 1 का नाम इसीलिए दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेकेंड डोज भी प्रिकॉशन की वो दी जाएगी। जी प्रत्युष जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि दुनिया भारत समेत अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता में है, मंदी की चिंता है, और उसमें अब चीन में ये कोविड की सुनामी ये पूरी ही स्थिति को और भी ज्यादा भयावह करती है। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और अब ये
कोविड की सुनामी, क्या 2023 हमारे लिए बहुत ही भयंकर साल साबित होने वाला है? माफ कीजिएगा नेहा जी, काश कि हमारे पास कोई चिराग जीन होता, उसको हम बोलते सब ठीक कर दो, हो जाता। आपने बिल्कुल सही कहा, मंदी के मार से तो हम पहले भी जूझ रहे थे, और कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो जो हालत हमारी स्थिति हुई है, कोविड ने हमको लिटरली, अंग्रेजी में कहावत है, क्वार्टर्स विद पैंस डाउन। तो स्थिति ऐसी है कि जैसे इसकी विभीषिका बढ़ेगी, जो चीन के बारे में बताया जा रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये अगर और बढ़ा तो पहले भी कहा गया 2023 बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि तमाम आईटी कंपनियां इंडिया से ही पैकअप होकर निकल रही हैं, अमेज़न, बहुत सारी। ये कहा जा रहा है कि 1929 के डिप्रेशन में जितने जॉब्स लॉसेस हुए थे, बेरोजगारी बढ़ी थी, उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी आईटी कंपनियों में अभी दिख रही है। और आपको पता होगा आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पे प्रधान पहले थी, अभी ज्यादा आईटी प्रधान है। आईटी की वजह से बहुत सारे पैसे आते हैं, और इतने सारे जॉब लॉसेस होंगे। वहां पे जॉब लॉसेस का दोहरा असर इसलिए होगा क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी सिलिकॉन वैली में बैठती है, अमेरिका में, जहां से सतीश जी हमेशा कॉल करते हैं, आपको पता होगा जी। तो समस्या ये है कि ये तमाम लोग अगर वापस स्वदेश आते हैं बिना नौकरी के, पहले पैसा भेज देते रेमिटेंस में, तो इंडिया को बहुत पैसा मिला करता था, ठीक है। केरला से लोग जाते हैं दुबई में काम करने, वहां की स्थिति आपको पता ही क्या हालत है। 2 साल दुबई को फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल सेंटर तब काम होता है जहां पे लोग का आना जाना लगा रहता है। अगर कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन हो जाएगा तो बिजनेस एक्टिविटी ठप हो जाएगा। यही वजह है कि अभी जब चीन में हुआ है, इससे आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा कि बैकडोर चैनल से विदेश के तमाम बड़े बड़े कंपनियां, देश चीन से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, आप हमारी वैक्सीन नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, सिनोवैक आपका जो आप यूज कीजिए, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो बता दीजिए, हम कुछ और उसके रिपरकशंस को संभालने के लिए कदम उठाएंगे। क्योंकि स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है कि अगर कुछ नहीं जल्द किया गया तो ये जो डिप्रेशन आने वाला है, इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। क्योंकि अभी हमारी जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है तमाम चीन से ही होती है, एक्सपोर्ट हब हमारा है, और वहां पे अगर कुछ हुआ ना तो उसकी हल्की सी भी छींक ना पूरे देश की विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा सकती है, और चरमरा चुकी है। तो आप जो कह रहे हैं वो डर बिल्कुल सही है। जी जी। हिमांशु जी, ये डर तो बना ही हुआ है, लेकिन डर के बैठे रहना ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी तो जीनी ही है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह देंगे कि क्या हम आदतें, स्वास्थ्य संबंधी आदतें अपनाएं, या फिर खाने पीने की जो आदतें हैं वो क्या होनी चाहिए, ताकि तमाम इस तरह के जो डेडली डिजीजेज है, वायरस हैं, उनसे हम एक हद तक खुद को बचा सके? देखिए मैडम, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हैं, तो उसको दूर रखने के लिए क्या किया जाए। तो ये वही आ जाता है कि जब हम कोविड स्टार्ट हुआ तो जब तक इंडिया में नहीं पहुंचा था तब तक हम लोग अपने आप को शेर समझते थे कि हम तो शेर हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इंडिया में आएगा और हम हल्दी खाते हैं। ये भी एक जो बातें मैं सुनती लोगों से कि हमारे खाने में हल्दी पड़ती है, तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, और बहुत कुछ, मतलब लोगों का ये रहता था कि घर की रेमेडीज है, और कहीं ना कहीं वो कारगर थी भी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कारगर नहीं थी, कहीं ना कहीं बहुत कारगर भी रही है। और मतलब इसी वजह से शायद इंडिया में जो कोविड का प्रकोप था वो इतना हमारे को, फिर भी हम लोग बच पाए। अगर वर्ल्ड के कंपेयर में देखें हम, तो इंडिया में हम बच पाए। तो मेन तो वही है कि आज भी अब हम लोगों ने कोविड में बूस्टर डोज ले ली है, तो हम लोग मास्क लगाते हुए बोलते हैं कि अब मास्क की जरूरत ही नहीं रह गई है। तो पहला तो वही है प्रिकॉशन, सबसे बड़ा तो वही है कि आप मास्क लगा के चले। देखो, मास्क लगाने का सबसे बड़ा फायदा हमारे को क्या मिला है कि हम एक इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन का, तो 2025 तक हम लोगों ने उसको अचीव करना है कि इंडिया को हमने ट्यूबरक्लोसिस फ्री करना है। तो अगर पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी इतने कम हुए हैं इंडिया में इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने मास्क लगाए थे। तो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज कोई भी हो, चाहे वो रेनाइटिस है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे वायरल इन्फेक्शंस है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे को एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी इस चीज में, सिर्फ मास्क यूज करने की वजह से। कहीं ना कहीं सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश करना, और स्कूल्स में भी ये प्रभावी ढंग से लागू हुआ, तो बच्चे भी कई बीमारियों से बचे इस चीजों की वजह से। तो मेन वही है कि आप जो कोविड में यूज कर रहे थे पहले प्रिकॉशंस, वही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और
बिना काम के मार्केट्स में ना जाए, बिना काम के किसी बैंक्स या जो रश भरी जगहें होती है वहां ना जाए, बिना किसी काम के हॉस्पिटल्स में ना जाए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग पेंडेमिक्स से बच के रह सकते हैं। पेंडेमिक्स नहीं मैं बोलूंगा, बल्कि कई और कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उससे भी बच के रह सकते हैं। और खान पीन की अगर बात करेंगे तो वही है कि जैसे कोविड में हम लोगों ने घर का खाना खाना शुरू कर दिया था, और बाहर जो बनता था वो भी फ्रेश बनता था, क्योंकि लिमिटेड उसमें बनता था। लिमिटेड ऑर्डर फ्रेश, बिल्कुल एक फ्रेश एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे थे। तो अगर हम लोग दोबारा इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पेंडेमिक्स तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिमांशु, और प्रत्युष जी आपका भी, कि आपने पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश की हमारे चैनल के माध्यम से, और हमें भी ये समझने में आसानी हुई कि 2023 में हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर हिमांशु ने स्वास्थ्य संबंधी जो हमें यहाँ पर टिप्स दिए, हम सभी को अपनाने की जरूरत है। मास्क तो जरूर पहनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने विशेष पैनल का करना चाहती हूँ। और अब मैं आखिर में अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना बेशकीमती फीडबैक आप कृपया info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर देना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है और निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।